हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम लेक्चर में क्या कंप्लीट किया था? रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल्स को क्या कर लिया था? कवर अप कर लिया था। तो आज क्या पढ़ना था? रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, क्या पढ़ना था स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में? रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यही पढ़ना था स्टूडेंट्स? बिल्कुल यही पढ़ना था। ठीक है, फाइन स्टूडेंट्स। चलो, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं, धरती पर, जमीन पे रहते हैं। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड। तो ये क्या करेंगे? ये कैसे रेस्पिरेशन करेंगे? कहां से गैसियस का एक्सचेंज करेंगे? विद इन द इन्वायरमेंट से। भाई पानी में तो रहते नहीं है। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज मतलब रेस्पिरेशन। गैसियस एक्सचेंज अकर्स विथ द help of gases dissolved in atmosphere. With the help of gases dissolved in atmosphere. Dissolved in atmosphere. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एटमॉस्फेयर में वाटर के कंपैरिजन ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा है। तो इनकी रेस्पिरेशन जो रेट होती है वो एक्वेटिक एनिमल से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। ज्यादा अवेलेबल है तो आराम से ले रहे हैं, एक्वेटिक में कम था तो जल्दी लेना पड़ रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कहेंगे? इन एटमॉस्फेयर भाई ऑक्सीजन पहले क्यों आता है? क्योंकि रेस्पिरेशन इनिशियलाइज ही ऑक्सीजन को लेने के बाद होगा। CO2 तो बॉडी प्रोड्यूस करेगी ना। तो इन एटमॉस्फेयर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इन वाटर, इज मोर देन इन वाटर। ठीक है, सो रेस्पिरेटरी रेट मतलब कितनी स्पीड से ऑक्सीजन आ रहा है और उतनी ही स्पीड से CO2 बाहर निकल रहा है। तो सो रेस्पिरेटरी रेट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मोर देन द एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताओ, अब अपन क्या करते हैं? कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स को लेते हैं और उनमें क्या क्या ऑर्गन्स अवेलेबल हैं रेस्पिरेशन करवाने के लिए। मेनली जो कि क्या करते हैं, आपके दोनों में मान सकते हैं कि एक्वेटिक या फिर लैंड में रहते हैं। जैसे पहले अपन यूनिसेलुलर की बात करें, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, हाइड्रा हो गया। ये क्या है? ये रेस्पिरेशन अपनी पूरी बॉडी सरफेस से करते हैं। जैसे ये बॉडी सरफेस है, ये सरफेस क्या अलाउ करी? एक्चुअली इनकी बॉडी सरफेस क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस है। कोई भी चीज अगर रेस्पिरेशन करवा रही है या जिस सतह से आप ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हो और CO2 को बाहर निकाल रहे हो, वो क्या कहलाएगी? वो रेस्पिरेटरी सरफेस कहलाएगी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। हम अपने में भी पढ़ेंगे। इनमें क्या है? होल बॉडी सरफेस कैरी आउट रेस्पिरेशन, कैरी आउट
रेस्पिरेशन। यहां मैं अलग से एक हेडिंग लिखती हूं रेस्पिरेटरी सरफेस, जो कि मैं भी आपको बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है देखो, अमीबा, पैरामीशियम एंड हाइड्रा फाइनल हो गया। ठीक है, अब और ऑर्गेनिजम्स पे आ जाओ, जैसे इंसेक्ट्स को ले लो। इंसेक्ट्स में क्या है, ट्रैकियल सिस्टम डेवलप्ड होते हैं। ये ट्रैकियल सिस्टम रेस्पिरेशन करवाते हैं, इसके डीप में नहीं पढ़ना। जैसे एम्फीबियंस हो गए, फ्रॉग, इनके पास क्या है, ये अपनी स्किन से भी, मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन करवाते हैं। और दे हैव लंग्स। लंग्स एक ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू भी गैशियस एक्सचेंज क्या होता है, पॉसिबल होता है। और ह्यूमंस में बात करें तो ह्यूमंस में क्या है, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। मतलब इस सिस्टम में वेरियस ऑर्गन्स होंगे, सारे ऑर्गन्स ले दे के क्या काम करेंगे, रेस्पिरेशन के लिए काम करेंगे। O2 को अंदर आने दो, CO2 को बाहर जाने दो, O2 को अंदर आने दो, CO2 को बाहर जाने दो। और सारे ऑर्गन्स मिलजुल के काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब ये ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं और रेस्पिरेशन करवा रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इधर लिख देती हूं, थोड़ा सा ये नीचे जाते से हैंड राइटिंग चेंज हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां ये तो क्या था, छोटे छोटे माइनर चीजें थी। लेकिन अगर आपको अब रिलेटेड क्या है, ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ना है, तो ह्यूमन से रिलेटेड पढ़ने के लिए आपको रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब ये मान लो रेस्पिरेटरी सरफेस है, ऑक्सीजन को अंदर आने देगी, CO2 को बाहर जाने देगी, ऑक्सीजन को अंदर आने देगी, CO2 को बाहर जाने देगी। मतलब वो सरफेस जो गैशियस एक्सचेंज में क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, जो अलाउ कर रही है कि गैसेस का अपने थ्रू क्या करो, एक्सचेंज होने दो। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, दैट सरफेस विच अलाउस और पार्टिसिपेट इन गैशियस एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट डाउन करिए। स्टूडेंट्स नोट डाउन किया, चलिए रेस्पिरेटरी सरफेस के बारे में भी नॉलेज मिल गई। अब आप मेरे को एक बात बताओ, रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। What should be the characteristics of respiratory surface which allows gaseous exchange? मैं कह रही हूं मेरा हाथ एक रेस्पिरेटरी सरफेस है, मैं तो नहीं अलाउ करूंगी, पर अगर मैं इसमें वो प्रॉपर्टीज डाल दूं जो रेस्पिरेटरी सरफेस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर जाए, तो क्या वो गैशियस एक्सचेंज को अलाउ करेगी? बिल्कुल अलाउ करेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं, What should be the characteristics of respiratory surface? या रेस्पिरेटरी सरफेस में ऐसी क्या खूबियां होनी चाहिए जो गैशियस एक्सचेंज को क्या करेगी, अलाउ करेगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होनी चाहिए, अगर कोई भी सरफेस इसकी मोटी हो गई, बहुत मोटी थिकनेस की हो गई, ठीक है, उसकी चौड़ाई मोटाई इतनी है, तो क्या वो इजीली एक्सचेंज करेगी गैसेस को? नहीं। तो रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन, पतली होनी चाहिए, शुड बी थिन। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, उसमें पोर्स होने चाहिए।
पोर्स का मतलब उसमें परमेबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए स्टूडेंट। जब तक पोर्स नहीं होंगे, जब तक परमिएबल नहीं होगी, दे विल नॉट अलाउ पैसेज ऑफ गैसेस थ्रू देम। क्या होनी चाहिए? परमिएबल होनी चाहिए। किसी भी सरफेस पे या किसी भी सब्सटेंस पे अगर आप छोटे छोटे छिद्र बना दोगे, पोर्स बना दोगे, तो सामान का आदान प्रदान पॉसिबल हो जाएगा। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो द सरफेस शुड बी परमिएबल, शुड बी परमिएबल, शुड बी स्टूडेंट्स परमिएबल। दूसरी, सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? अच्छा खासा होना चाहिए। ऐसा नहीं इतना सा एरिया प्रोवाइड करा, कितना हो पाएगा? अगर आपको ज्यादा से ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज करना है तो स्पैन, वॉल्यूम, जगह उतनी ही क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो एरिया शुड बी लार्ज, सरफेस एरिया शुड बी लार्ज। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया रहे तो गैसियस एक्सचेंज इन रेस्पिरेटरी सरफेसेस से क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करती हूं, अमीबा का जनरल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन करवाता है, ऑर्गन्स नहीं है उनके पास, तो उनकी बॉडी सरफेस उनके रेस्पिरेटरी सरफेस है, तीनों खूबियां होंगी। ठीक है, इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम, तो जो भी ट्रैकियल सिस्टम ट्यूब सिस्टम का बना हुआ है, क्या उन ट्यूब की वॉल में, ट्यूब की वॉल रेस्पिरेटरी सरफेस होगी, क्या उनमें ये तीनों प्रॉपर्टीज होंगी? बिल्कुल होंगी। उसी तरीके से अब हमें क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस मतलब gaseous exchange in humans in which oxygen is intake, goes into the cell, breaks down the food, derive the energy, and as a byproduct it releases CO2 which is then released from the body into the atmosphere. तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? इसका भी सिंपल कॉन्सेप्ट है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, आउटटेक ऑफ CO2। ठीक है, तो ये दोनों तो क्या है? पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का गैसियस एक्सचेंज। दूसरे स्टेप में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीजन। फाइन स्टूडेंट्स, अब देखो, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस अकर्स बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। जैसे पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बन गया है, एक ऑर्गन बन गया है, वो स्पेशलाइज्ड हो गया है कि तुम रेस्पिरेशन करोगे, तुम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करोगे। फिर दूसरा ऑर्गन, फिर तीसरा ऑर्गन, फिर चौथा ऑर्गन, सब कोऑर्डिनेट करके एक ही काम कर रहे हैं, तो क्या बना दिया? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड, मतलब स्पेशलिटी है, कोई फंक्शन करने की प्रॉपर्टी है। क्या फंक्शन करने की प्रॉपर्टी है? गैसियस एक्सचेंज करने की। कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गन इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन ठीक है, these organs working with each other forming
क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? फॉर्मिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सिंपल ये मतलब है सांस अंदर लेनी है और छोड़नी है। सांस लेते रहो का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ले देखिए, अगर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस पढ़ना है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है तो रेस्पिरेटरी के ऑर्गन्स भी पढ़ने हैं। तो व्हाट एक्चुअली द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन हु आर मेकिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस? और ये सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे? गैसियस एक्सचेंज, दैट इज O2 एंड CO2 एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स फॉर्मिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो ऑर्गन्स हैं ये आपस में लिंक्ड अप है, एक चेन बनाएंगे कि पहले तू आएगा, यहां से गैस दूसरे वाले में जाएगी। ऐसा नहीं दूसरे को आपने पहले नंबर पे खड़ा कर दिया, मतलब क्या बनेगा? एक ट्रैक्ट बन जाएगा। इसी ट्रैक से ही चलना है, इसी ट्रैक से ही गैसियस का एक्सचेंज करवाना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से भी जाना जाता है। और तो चलिए इस ट्रैक्ट के इंग्रेडिएंट्स, इस ट्रैक्ट के कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं, या ले देखिए एक एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो कि आपस में लिंक्ड अप है उन्हें देखते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण कर रहा है। कहां से स्टार्ट है? मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम मुंह से स्टार्ट था, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम नाक से स्टार्ट है। ठीक है, तो लेट्स सी। सबसे पहले आएगा नोज। नोज आ गई। नोज में आते हैं दो छोटे छोटे उसके एक्सटर्नल ओपनिंग्स, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स ने ऑक्सीजन को इनहेल किया और एक कैविटी, ये एक खाली स्पेस में चली गई। इसको बोलते हैं, मुंह की कैविटी थी तो ओरल कैविटी, माउथ ओरल कैविटी, उसी तरीके से नोज या फिर नेजल कैविटी, क्योंकि नोज को ग्रीक टर्म नेजल से उठाया गया है। ठीक है, नेजल कैविटी के बाद वहां पर फूड फेरिंग से निकल रहा था तो एयर भी फेरिंग से निकलेगी। वहां पर फूड फेरिंग से फूड पाइप ईसोफेगस में जा रहा था। मैंने यहां कहा था यहां जो आपकी एयर है, ऑक्सीजन है, विंड है, वो किस में जाएगी? ट्रेकिया, विंड पाइप में। ठीक है, बात समझ में आई? ट्रेकिया से एयर किस में जाएगी? भाई पहले नोज से, नॉस्ट्रिल से होकर नेजल कैविटी से फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स ने ट्रेकिया को दे दी। ट्रेकिया किस में देगा? ट्रेकिया लंग्स को दे देगा। ठीक है, और लंग्स में ब्रोंकाई को देगा। ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स को देगा और ये एल्वियोलाई को देगा। आप ट्रेकिया में इन दोनों से रिलेटेड इसको ब्रोंकस भी करते हो, क्योंकि ट्रेकिया के बीच में क्या होता है? ब्रोंकस आता है। ये मैं आपको बताऊंगी। मतलब ऑक्सीजन नोज से, नॉस्ट्रिल से होके नेजल कैविटी में गई, फिर फेरिंग्स में गई, फिर ट्रेकिया में गई, फिर ब्रोंकस से लंग्स में चली गई, लंग से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई। तो ये पाथवे तो क्या था? आपका ऑक्सीजन का था। लेकिन अगर CO2 देखो, एल्वियोलाई क्या करेगी? एल्वियोलाई जो लंग्स के अंदर बैठे हुए हैं वो ऑक्सीजन को किस में दे देगी? ब्लड में दे देगी। ब्लड ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाएगा, रेस्पिरेशन होगा और CO2 प्रोड्यूस होगी, और CO2 वापस से इसी पाथवे से नोज में चली जाएगी। एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई से लंग्स, लंग से ब्रोंकस, ट्रेकिया, फेरिंग, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल, नोज। ठीक है,
तो आप इसको क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल सकते हो, एक एक को वेरियस स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोल सकते हो, रेस्पिरेटरी ट्री बोल सकते हो, पेड़ है ये रेस्पिरेशन करवाने के लिए, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल सकते हो। ठीक है, एक काम करती हूं, आप इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं इस ट्रैक्ट को सीधे एक वर्टिकली आपके सामने वापस से बनाती हूं। लिखिए स्टूडेंट्स इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन किया। चलिए एक बार यही जो ट्रैक है रेस्पिरेटरी एक वर्टिकल डायरेक्शन में बनाते हैं और ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज या पाथवे वापस देखते हैं। ठीक है, क्या आएगा देखो, ये आपका नोज है, नॉस्ट्रिल्स है, नेजल कैविटी है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकस है, देन लंग्स है। अभी भी ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ गया। लंग्स में देखो, ब्रोंकस, ट्रेकिया क्या है, डिवाइड करके ब्रोंकस के थ्रू लंग्स में घुसता है, तो लंग्स के अंदर ही ब्रोंकस से क्या क्या चीजें मिलेंगी मुझे, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। अभी मैं डायग्राम बना रही हूं, फिर आपकी समझ में आएगा। और ब्रोंकियोल्स क्या बनाते हैं, एल्वियोलाई। मतलब ब्रोंकस भी लंग्स के अंदर आ गया, ब्रोंकाई भी लंग्स के अंदर आ गए, ब्रोंकियोल्स भी लंग्स के अंदर आ गए और एल्वियोलाई भी लंग्स के अंदर आ गए। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो आप ये कह सकते हो, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ये मान लो ब्रोंकस के फर्दर डिवीजन से ब्रोंकाई बनेंगे, ब्रोंकाई के फर्दर डिवीजन से ब्रोंकियोल्स बनेंगे, और ब्रोंकियोल्स किसको जन्म देंगे, एल्वियोलाई को, विद इन लंग्स, लंग्स के अंदर होंगे, विद इन लंग्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन यहां आ गया, ब्लड के थ्रू वो सेल में चला गया, सेल में फूड है, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने पे CO2 बन गया, वो ब्लड के थ्रू फिर से एल्वियोलाई से होकर एटमॉस्फेयर में चला गया। ये पाथवे है, हमें एक एक ऑर्गन को पढ़ना है और पाथवे को क्या करते जाना है, फॉलो करते जाना है। सिंपल, समझ में आया ना पाथवे। नोज से ही चलोगे सेल के अंदर आओगे, सेल से ही चलोगे वापस से नोज में चले जाओगे। कहने का क्या मतलब है, एटमॉस्फेयर से सीधे ऑक्सीजन सेल में गई है, उसने फूड का ब्रेकडाउन किया है, एनर्जी को रिलीज किया है और बाय प्रोडक्ट CO2 को वहीं से निकालकर उसने एटमॉस्फेयर में पहुंचा दिया है। दैट मीन्स this is your atmosphere and this is your cell. ठीक है, the oxygen coming from atmosphere move into the cell, oxidation कराया, CO2 प्रोड्यूस हुआ और फिर से एटमॉस्फेयर को दे दिया। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम। ये क्या था, ये माउथ था, नहीं सॉरी, ये नीचे वाला क्या है, ये माउथ है। ये आपकी क्या है, नोज है। नोज में क्या है, छोटे छोटे होल्स हैं। बड़ा करके बता रही हूं, ये क्या है, नॉस्ट्रिल्स है। ये क्या है, आपके नॉस्ट्रिल्स है। नॉस्ट्रिल से ये क्या हो गई, नोज की नेजल कैविटी क्या हो गई,
नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स आ गया। अब फेरिंग से ईसोफेगस बन रहा था, ईसोफेगस के जस्ट पीछे क्या बन जाएगा, ट्रेकिया। समझने के लिए आप ऐसे कर लो, ये क्या हो गया, ट्रेकिया, विंड पाइप। ट्रेकिया क्या होता है, विंड पाइप। उसके बाद क्या है, जो ट्रेकिया होता है ना, वो दो पार्टीशंस में डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकस। अगर बॉडी का मिड लाइन काटें तो राइट साइड ये होता है, लेफ्ट साइड ये होता है, तो ब्रोंकस दो हो जाएंगे, राइट वाला और लेफ्ट वाला। ये राइट का ब्रोंकस और ये लेफ्ट का ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस राइट लंग में चला जाएगा और लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में आ जाएगा। ठीक है, राइट ब्रोंकस राइट लंग में चला गया, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में चला गया। ये क्या है, राइट मतलब आरटी, लेफ्ट मतलब एलएफ। ठीक है, मैंने क्या बोलता, ब्रोंकस से आप अंदर जाओगे। अब ब्रोंकस क्या करते हैं, फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं ब्रांचेस में। फर्दर ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, फर्दर ब्रांचेस को ब्रोंकाई बोलते हैं। और जब एक ब्रोंकाई वापस से फर्दर ब्रांचिंग करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकाई का फर्दर डिवीजन। ठीक है, ये ब्रोंकाई किससे आते हैं, ब्रोंकस के फर्दर डिवीजन से। ठीक है, सिमिलरली अब मैं क्या इसमें कलर्ड से बना देती हूं। ये क्या था आपका ब्रोंकस, ब्रोंकस डिवाइड हुआ ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, ब्रोंकस किस में डिवाइड हुआ, ब्रोंकाई में, जो कि रेड में है। और फर्दर जो ब्रोंकाई थे वो वापस से किस में डिवाइड हो गए, ब्रोंकियोल्स में। ठीक है, और ब्रोंकियोल्स का जो एंड का पार्ट होता है, ब्रोंकियोल्स का जो एंड का पार्ट होता है वो एक छोटे से बैग की फॉर्म में या बलून की फॉर्म में बन जाता है, बैग की फॉर्म में या बलून की फॉर्म में बन जाता है। इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। एक्चुअली एल्वियोलाई ही रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को ब्लड में देने वाले और ब्लड से वापस से सेल में देने वाले। भाई नोज से लंग्स तक या नोज से लास्ट अगर अपन ब्रोंकियोल्स तक की बात करें तो सिंपल ब्रीदिंग हो रही है, सिंपल ऑक्सीजन जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है। पर हमें क्या करना है, एक्सचेंज करवाना। एक्सचेंज तो ये भी है एक्सटर्नली क्योंकि सेल से बाहर हो रहा है, लेकिन सेकंड स्टेप में मुझे एनर्जी का यूटिलाइजेशन करवाना है, तो कहीं ना कहीं मुझे इस ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो उसका लास्ट स्टेप होता है, जो ब्रोंकियोल्स एक बलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर, ये एल्वियोलाई क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 को क्या करता है, एक्सचेंज करता है सेल के साथ। क्या करता है, एक्सचेंज करता है सेल के साथ। तो एक्चुअली एल्वियोलाई इज द मेजर ऑर्गन या द मेजर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इन्वॉल्व्स इन एक्चुअल रेस्पिरेशन। क्योंकि एल्वियोलाई ऑक्सीजन को जब तक ब्लड में नहीं देंगे, ब्लड से वो सेल में नहीं जाएंगे, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, यूटिलाइजेशन नहीं होगी, CO2 नहीं बनेगा और वापस से CO2 ब्लड सेल से वापस बाहर आकर ब्लड में नहीं आएगा, ब्लड से एल्वियोलाई में नहीं आएगा, फिर एल्वियोलाई CO2 को वापस से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ठीक है, लंग्स, फिर ब्रोंकस, ट्रेकिया, फेरिंग्स, नेजल कैविटी, नोस्ट्रिल्स और नोज से बाहर नहीं निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यही खत्म करती हूं क्योंकि इसके आगे मुझे काफी कुछ पढ़ाना है, वो आज एक लेक्चर में कवर अप नहीं हो पाएगा। आज अपन ने देखो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में एक्वेटिक कंप्लीट कर लिया, टेरेस्ट्रियल कंप्लीट कर लिया और रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स में पूरा इंट्रोडक्शन ले लिया। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हर एक ऑर्गन को ढंग से पढ़ेंगे, नोज के बारे में, नेजल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स के बारे में, क्योंकि एक्सचेंज हमने पढ़ लिया है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया। सिर्फ इसकी क्या है, मेरे को आपको मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी बतानी है कि भाई नोज क्या होती है,
लंग्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, ठीक है। बाकी रेस्पिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसका ऑक्सीडेशन तो मैंने आपको टाइप्स में ही बता दिया है। तो आपके कल के लेक्चर में क्या होगा, रेस्पिरेशन जो टर्म है या रेस्पिरेशन जो सिस्टम है वो प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम जो नेक्स्ट स्टेप है, जो लाइफ प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।